नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में जानेंगे खोंड जनजाति तथा माहली जनजाति के महत्वपूर्ण बातों को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। खोंड जनजाति, ये जो खोंड जनजाति है वो झारखंड की एक अति अल्पसंख्यक जनजाति है। अति अल्पसंख्यक मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जितनी भी अल्पसंख्यक जनजातियां हैं झारखंड में, उनमें सबसे कम जनसंख्या खोंड जनजाति की है। और इसके बारे में कहा गया है कि झारखंड में इसकी जनजाति मात्र 221 ही पाई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसलिए खोंड जनजाति को मैंने यहाँ अति अल्पसंख्यक जनजाति के रूप में लिखा है। ये जो है खोंड जनजाति, ये झारखंड की मूल निवासी नहीं है और ये इसका जो मूल निवास है वो उड़ीसा है। ये उड़ीसा से आके ही यहाँ पे बसी हुई है, इसलिए इसकी बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। इसका जो निवास क्षेत्र है खोंड जनजाति का, वो मुख्य रूप से है संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू आदि। तो ये इसके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में ये बसे हुए हैं। जब 221 इनकी संख्या है तो कितनी जनसंख्या हर जगह होगी, ये तो समझने की बात है कि 221 लोगों में ही ये लोग इतने क्षेत्रों में बटे हुए हैं। मुख्य रूप से ये संथाल परगना में ही बसे हुए हैं। फिर इनकी जो भाषा है, इसे कौंधी भाषा ये बोलते हैं। कौंधी इसलिए कहा जाता है, कौंधी या खोंडी भी कहते हैं, क्योंकि खोंड जनजाति को कहीं कहीं कोंध जनजाति भी कहा जाता है। कहीं कहीं खोंड को कोंध लिखा होता है, इसलिए इसकी भाषा को कोंधी या खोंडी कहा जाता है। फिर है मरियाह प्रथा। ये कौन सी प्रथा है जो खोंड जनजाति में प्रचलित है? नहीं बल्कि थी। अब इस प्रथा पर रोक लगा दिया गया है। ये प्रथा क्या थी? तो ये जो मरियाह प्रथा है ये थी कि पुराने जमाने में खोंड जनजातियों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, उसे ही मरियाह प्रथा कहा जाता था। नर बलि की प्रथा जो थी, यानी कि जो नर बलि देने की जो आयोजन किया जाता था या जो नर बलि दी जाती थी खोंड जनजाति में, उसे ही मरियाह प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो अभी सरकार की तरफ से इस पे रोक लगा दिया गया है नर बलि की प्रथा पे, और अब ये नर बलि की जगह बकरे की, मुर्गे की आदि की बलि देते हैं। अब है कि जो खोंड है वो 3 समूहों में बटे हैं। खोंड जनजाति कितने समूह में बटे हैं? तो ये 3 समूहों में बटे हुए हैं। एक है कुहिया खोंड। कुहिया खोंड कौन होते हैं? तो पहाड़ी भागों में रहने वाले जो है वो कुहिया खोंड। पहाड़ी भागों में कहने का मतलब हुआ कि जो पहाड़ है, ऐसे हम उसे समझ सकते हैं कि पहाड़ की चोटियों पे रहने वाले जो खोंड हैं वो कुहिया खोंड कहलाते हैं। इस जगह पे जो बसेंगे उन्हें कुहिया खोंड कहा जाता है। फिर है डोंगरिया खोंड। डोंगरिया खोंड कौन हुए? तो जो पहाड़ की ढलानों पे, यानी कि इस जगह पे जो आके बस जाते हैं, इन ढलानों पे जो आके बस जाते हैं, उसे डोंगरिया खोंड कहा जाता है। ये निचली पहाड़ी भूमि में रहते हैं। फिर है देसिया खोंड। देसिया खोंड कौन होते हैं? तो जो पहाड़ी इलाकों के समतल भागों में, यानी इन इलाकों में जो बसते हैं, उन्हें देसिया खोंड कहा जाता है। तो इनका समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। फिर कुहिया और डोंगरिया, ये जो 2 खोंड हैं, जो 2 वर्ग हैं, कुहिया और डोंगरिया, ये दोनों वर्ग क्या करते हैं? तो ये स्थानांतरित खेती करते हैं, यानी कि झूम कृषि ये लोग करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो झूम कृषि पर आधारित है। और ये जो झूम कृषि है उसे खोंड जनजाति में पोड़चा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खोंड जनजाति में जो स्थानांतरित खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो पोड़चा कहा जाता है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोड़चा क्या है? तो ये झूम कृषि का नाम है पोड़चा खोंड जनजाति में। और ये कौन से वर्ग के लोग बोलते हैं? तो कुहिया और डोंगरिया खोंड के लोग इसे पोड़चा कहते हैं। फिर इसके जो प्रमुख देवता हैं, खोंड जनजाति के प्रमुख देवता, वे बेलापून कहलाते हैं, या फिर कहीं कहीं से बुरा पेनू भी कहा जाता है। बेलापून या बुरा पेनू, तो दोनों ही एक ही सूर्य के प्रतीक ही हैं ये दोनों, और एक ही देवता हैं, सिर्फ अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अलग अलग जगहों पे। या तो बेलापुन कहा जाता है या बुरा पेनू कहा जाता है, और ये सूर्य का ही प्रतिरूप है।
फिर अन्य देवी देवता जो हैं वो है ग्राम देवता, ठाकुर देव, ठाकुर देई, मरांगबुरु आदि। तो ये कुछ अन्य देवी देवता भी हैं जो कि खोंड जनजाति में पूजे जाते हैं। फिर इनके जो प्रमुख पर्व त्योहार हैं तो वे हैं सरहुल, सोहराय, कर्मा, दशहरा, दीपावली, रामनवमी, नबानंद। ये जो नबानंद है ये त्योहार जो है वो अन्य जनजातियों के जो नवाखानी त्योहार होती है उसी के समान है। नवाखानी का त्योहार होता है जिसमें नए चावल को पकाया जाता है, तो नवाखानी का ही की तरह का ये पर्व है जो कि नबानंद नाम से जाना जाता है खोंड जनजाति में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवाखानी त्योहार जो अन्य जनजातियों में मनाया जाता है जिसमें नए चावल को पकाया जाता है, तो खोंड जनजाति में उसे किस नाम से जानते हैं? तो ये है नवानंद। नाम से भी पता चलता है कि ये नया ही कुछ होगा। नवानंद यानी कि नए चावल को पकाना, उसका भोग जो है अपने प्रमुख देवता को अर्पित करना। अब है कि जो गांव का मुखिया होता है खोंड जनजाति में वो क्या कहलाता है? तो गांव का मुखिया जो है वो गोटिया कहलाता है। कहीं कहीं से गोतियो या गोतिया भी लिखा जाता है। तो गांव का मुखिया जो है वो गोतियो या गोतिया कहलाता है। तो ये थी खोंड जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम जानेंगे माहली जनजाति के महत्वपूर्ण बातों को। माहली जनजाति, कहीं कहीं ये माहली लिखा होता है, कहीं से महली भी लिखा जाता है। महली जनजाति ये झारखंड की एक शिल्पी जाति है। महली जनजाति जो है वो झारखंड की एक शिल्पी जाति है। इसकी जो प्रजाति है वो द्रविड़ प्रजाति है। निवास क्षेत्र जो इनका है वो है सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद एवं संथाल परगना। तो ये इसके मुख्य निवास क्षेत्र हैं। फिर रिजले के अनुसार महली जनजाति जो है उसे 5 उपजातियों में बांटा गया है। रिजले ने महली जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा है। तो कौन कौन सी उपजातियां हैं? तो सबसे पहला है बांसफोड़ माहली। बांसफोड़ माहली कौन होते हैं? जो बांस से सामान बनाते हैं, जो बांस की वस्तुएं बनाते हैं और बेचते हैं, उसे बांसफोड़ माहली कहा जाता है। फिर है पातर माहली। पातर माहली कौन होते हैं? तो जो बांस के सामान भी बनाते हैं और खेती भी करते हैं, उन्हें कहा जाता है पातर माहली। यानी पातर माहली जो होते हैं वो बांस के सामान तो बनाते ही हैं लेकिन साथ साथ खेती भी करते हैं। और ये पातर माहली पाया जाता है सिर्फ कहाँ? तो तमाड़ क्षेत्र में, रांची के तमाड़ क्षेत्र में ही ये पाया जाता है। फिर है सुल्की महली। सुल्की महली का क्या काम है? तो सुल्की महली जो है वो मजदूरी भी करते हैं, मुख्य रूप से मजदूरी करते हैं और कुछ कुछ खेती भी ये करते हैं। तो सुल्की महली का काम है मजदूरी और खेती करना। फिर है तांती महली। तांती महली जो है वो शादी विवाह में पालकी ढोने एवं बाजा बजाने का काम करते हैं। तो शादी विवाह में पालकी ढोने और जो बाजा बजाने का काम है वो कौन करते हैं? तो तांती महली जो है वो ये काम करते हैं। और लास्ट में है माहली मुंडा। माहली मुंडा जो है वो कृषि करते हैं। जैसे मुंडा का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो किस पे डिपेंड करता है? कृषि पे करता है। तो नाम से ही पता चलता है कि माहली मुंडा जो है वो उनका काम क्या होगा? तो वो कृषि करते हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो कि कभी कभी मजदूरी भी करते हैं। तो ये हैं 5 उपजातियां माहली जनजाति के। अब है कि इस जनजाति में गोत्र प्रथा का भी प्रचलन है। माहली जनजाति में गोत्र प्रथा भी देखी जाती है। और रिजले ने माहली जनजाति को 16 प्रमुख गोत्रों में विभाजित किया है। यानी कि रिजले के अनुसार माहली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 16 गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें कुछ मुख्य जो गोत्र हैं उसे ही मैंने यहाँ पे अंकित किया है, जैसे कि किरकेट्टा, टोपवार, मारी, ढिलीकी, कठरगाछ, चार धगिया आदि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गोत्र हैं माहली जनजाति से संबंधित। अब है कि इनमें जो नातेदारी व्यवस्था है वो हिंदुओं के समान ही है। माहली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं के समान होती है। इनमें बाल विवाह का प्रचलन है। माहली जनजाति में युवा विवाह तो होता ही है, साथ ही बाल विवाह का भी प्रचलन देखा जाता है। फिर इनका जो वधु मूल्य है उसे पौन टका कहा जाता है। विवाह में वधु मूल्य देने की प्रथा है और वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है। फिर इनका जो जातीय पंचायत है उसका प्रमुख कौन होता है? तो जातीय पंचायत का प्रमुख जो है वो परगनैत
होता है। फिर इनके जो सर्वोच्च देवता हैं वो है सूर्यजी देवी। ये देवता नहीं बल्कि देवी हो गए। सूर्यजी जब नाम से लग रहा है देवी है तो सर्वोच्च देवी इनकी हो गई सूर्यजी देवी। ये मुख्य रूप से सूर्यजी देवी की ही पूजा करते हैं। अन्य देवी देवता भी हैं इनमें इनके, जो कि हैं बड़ पहाड़ी, मनसा देवी। तो ये भी कुछ अन्य देवी देवताओं में प्रमुख देवी देवता हैं जिनकी पूजा ये करते हैं। फिर है पुरखों की पूजा, जो ये पुरखों की भी पूजा करते हैं। और ये जो पुरखों की पूजा है वो वो किस रूप में करते हैं? तो गुणाम साकी के रूप में करते हैं। पुरखों की पूजा माहली जनजाति के लोग गुणाम साकी के रूप में करते हैं। अब आगे हम देखेंगे आगे है इनके प्रमुख पर्व त्योहार। प्रमुख पर्व त्योहार में क्या है? तो बंगरी, हरियरी, नवाखानी आदि प्रमुख पर्व त्योहार है माहली जनजाति के। बंगरी, हरियरी और नवाखानी, इसके अलावा भी कुछ होंगे लेकिन ये कुछ मुख्य रूप से हैं, इसलिए इसको यहाँ लिखा गया है। फिर इनकी जो प्रसिद्ध पूजा होती है एक, वो है उतूर पूजा। उतूर पूजा जो है वो एक खास क्षेत्र जो कि सिल्ली, पंच परगना का एक ब्लॉक है सिल्ली, वहां पे प्रचलित है उतूर पूजा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उतूर पूजा किस क्षेत्र में मुख्य रूप से माहली जनजाति में मनाया जाता है? तो ये सिल्ली क्षेत्र में मनाया जाता है और ये माहली जनजाति में ही मनाया जाता है उतूर पूजा, और बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, पूजा है। फिर है कि माहली का सांस्कृतिक विरासत बहुत धनी है। माहली जनजाति का जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत में देखा जाए तो माहली जनजाति बहुत ही धनी है। और ये किससे पता चलता है? तो संगीत सृजन नाम की एक संस्था है, संगीत सृजन। तो ये इस संस्था के जितने भी सदस्य उनमें अधिकांशता क्या है? तो माहली जनजाति के ही हैं। तो संगीत सृजन संस्था में अधिकतर जो सदस्य हैं वो किस जनजाति से हैं? तो माहली जनजाति के हैं। इससे पता चलता है कि माहली जनजाति का जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही धनी है। इसके साथ ही नागपुरी के जो महान गीतकार हैं घासी राम, इसी जनजाति से संबंधित है, यानी कि इसी जनजाति के एक उपशाखा है उससे संबंधित हैं ये घासी राम। तो इससे भी पता चलता है कि जो ये सांस्कृतिक विरासत माहली जनजाति का बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, बहुत ही धनी है। इसके साथ ही ये जो घासी राम हैं नागपुरी के महान गीतकार, इन्हें नागपुरी के विद्यापति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इनका जिक्र यहाँ पे किया है। तो ये थी माहली जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और मैंने कोशिश की है कि उन सभी बातों की चर्चा आप लोग के सामने की जाए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस तरह से मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों का कोई भी महत्वपूर्ण चीज छूटे ना, और मैंने इसका प्रयास किया है। अगर इसके बावजूद भी कुछ अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे तो मैं उसे आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।